हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस पेपर 1 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चंस दे रखा था वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो देखिए इसमें दो डायग्राम आपको दे रखे हैं, ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल आपको दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वहां से हमें वर्नियर कैलिपर्स के लिए अपन को ये गैप इनके बीच में 0.1 सेंटीमीटर का दे रखा है, और ऐसे बोला है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग बतानी है। रीडिंग मतलब जो स्पीयर है उसका डायमीटर अपन को बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप एक बात समझिए, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि 10 VSD वो किसके बराबर होता है, 9 MSD के। VSD क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, और MSD क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां से हमें अगर एक VSD निकालना हो, 1 VSD निकालना हो, तो कितना आएगा, 9/10 MSD आ जाएगा। और अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, हम जानते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD एज इट इज लिख देंगे, 1 VSD की वैल्यू कितनी जाएगी, 9/10 MSD। तो आप बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 1/10 MSD, और ये वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट है, इसको हमको बाय डिफॉल्ट ही पता होता है, ठीक है, जनरली अपन ये लेके चल रहे होते हैं अपन। तो लिस्ट काउंट अपन साइड में लिख लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे लिए इसमें लिस्ट काउंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0.01 रहेगा। अब देखिए हमें इसकी जो रीडिंग है, डायमीटर को रीड करना है अपन को ना, कोई स्फीयर दे रखा है उसमें इसको, उसका जो डायमीटर है उसको अपन को रीड करना है। कैसे करेंगे उसकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख पा रहे हैं, कौन से वाले डायग्राम को, इस डायग्राम को, तो इसमें नोटिस करो, देखो वर्नियर स्केल लेफ्ट में है और मेन स्केल जो थोड़ा इधर साइड में है, इसका मतलब इसमें एरर है, और वो भी कौन सी एरर है, नेगेटिव एरर है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। आप क्या बोलोगे कि सर एरर कौन सी है, जीरो नेगेटिव एरर, जीरो नेगेटिव एरर। ठीक है, तो जीरो नेगेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट 10 माइनस मैचिंग नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। ध्यान रखना, मैचिंग नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। तो आप बोलेंगे सर लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, 10 माइनस, अब मैचिंग नंबर वर्नियर स्केल का कहाँ है, देखो यहां पर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, यहां पर ये 6 पर मैचिंग कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 0.04, इतना सेंटीमीटर। ये क्या है, ये जीरो एरर नेगेटिव वाली है, मतलब ये अपन को वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, जो रीडिंग आएगी उसमें ऐड करेंगे अपन। अगर ये पॉजिटिव एरर होती तो उसमें हम घटा देते मेन रीडिंग में। चलो अपन रीडिंग लेते हैं इसकी, अब यहां से रीडिंग कैसे लेंगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, 3 तो साफ साफ दिख रहे हैं, और 3.1 से थोड़ा ही साइड में है, तो 3.1 तो लिख दो सिंपली, ये देखो 3 और ये 1 से भी आगे जा रखा है, तो आप बोलेंगे 3.1 तो ठीक है सर, प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3.1 प्लस लीस्ट काउंट कितना है यहाँ पर, 0.01, और वर्नियर स्केल का मैचिंग नंबर कितने पे हो रहा है, देखो 1 पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई में 1 भी हम करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, 3.11 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमको पता है कि ये रीडिंग जो है वो सही नहीं है अभी, क्योंकि इसमें एरर भी था, नेगेटिव एरर। तो आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव एरर होती है वो उस रीडिंग में ऐड होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है
जो रीडिंग है वो क्या आ जाएगी, फाइनल जो नेट रीडिंग है वो आ जाएगी सर 3.11 प्लस 0.04, ये सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3.15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्नियर स्केल का बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस तरीके से वो कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में अपन क्या दे रखा है कि एक आइडियल गैस के लिए ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ है ये, है ना, और हमें बोला गया है कि ये बताना है कि किस प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। हम जानते हैं कि हीट जो एब्जॉर्ब अगर हमें करवानी है तो डेल्टा क्यू जो है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी हम इंफॉर्मेशन इसमें काम में ले लेंगे। जैसे पहले अपन वन में बात करते हैं, वन में आप देख रहे हैं कि ये आइसोबारिक है, मतलब समदाबी है, इसमें पूरे में प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम डेल्टा क्यू कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। हम जानते हैं इसके अंदर क्या कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो एक एक प्रोसेस में हम देखें इधर से इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव थे ही, तो डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमने हीट यहाँ पर इससे एब्जॉर्ब करवा ली। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रोसेस 2 में बात करें, जैसे ये प्रोसेस 2 में प्रेशर डाउन जा रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू के लिए यहां पर हम लगा सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी। प्रेशर डाउन जा रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, आप देख पा रहे हैं इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है, तो प्रेशर डाउन जाएगा तो पक्की बात है टेम्परेचर भी डाउन ही जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होएगा। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होएगा तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, और डेल्टा टी नेगेटिव है तो डेल्टा क्यू भी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब अभी तक हमने देखा कि 1 ठीक है अपने लिए, 2 ठीक नहीं है, 2 में ऐसा नहीं होगा जो ये पूछ रहा है अपन से। बात करते हैं आगे 3 में। 3 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर अपन ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं 3 में कि सर प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी, बिल्कुल लगाइए। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो पक्की बात है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और डेल्टा टी नेगेटिव आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर डेल्टा क्यू भी नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा क्यू नेगेटिव इसका मतलब एब्जॉर्ब हम यहाँ पे भी नहीं करवा रहे। इट मीन्स हमने देखा कि थर्ड भी हमारे लिए गलत हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ नंबर जो प्रोसेस है उसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो क्यों ना अपन यहीं से आगे बढ़ जाए फोर्थ के लिए कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो P है उसको हम बढ़ता हुआ बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर P बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। और डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव लाना है अपन को, उसमें हीट एब्जॉर्ब होएगी, तो इसमें भी फोर्थ वाला पार्ट सही है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 और 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी था, हमको एक एक स्टेप पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे अलग अलग हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, इस लेंस से भी और इस लेंस से भी, और दोनों लेंस के बीच में गैप दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमको इन दोनों लेंस का जो म्यू है वो 1.5 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसने फोकल लेंथ नहीं दी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने से पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल के रख लेते दोनों की, तो इस लेंस 1 की भी और 2 की भी। हाँ, इनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर इसके लिए अगर हम बात करें या इसके लिए बात करें तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2।
ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर 1/f हमें चाहिए, जैसे मैं लेंस 1 के लिए लगा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1, 1/r1 कितना जाएगा प्लस का 20, और ये जाएगा माइनस का 20। साइन आपको पता है कैसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रे की डायरेक्शन में प्लस लेते हैं और रे के अपोजिट अपन माइनस लेते हैं, तो हमें पता है कि रे इधर जा रही होगी। तो आपको पता है जब रे इधर जाएगी तो इसकी रेडियस इस साइड में है, इसकी रेडियस इस साइड में है, तो नेगेटिव में, इधर ये पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा ये 1/2 इंटू 2/20, तो फाइनली कितना आ गया ये 1/20। तो 1/f की वैल्यू 1/20 आ गई, मतलब फोकल लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हम कह सकते हैं इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रही है हमने 20 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ जब निकालोगे तो आपको पता है इसको आप रेडियस को नेगेटिव लोगे, इसको क्या लोगे आप पॉजिटिव लोगे। तो यहां पर जब कैलकुलेशन करोगे आप पाओगे इसकी फोकल लेंथ कितनी मिलेगी आपको -20 सेंटीमीटर। हमने लेंस 1 की और लेंस 2 की दोनों की फोकल लेंथ निकाल ली। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन की शुरुआत। देखो इसमें अपन को फाइनली करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है यहां पर 10 सेंटीमीटर यहां रखा हुआ है, हमें इसका इसमें इसके द्वारा इमेज बनवाना है पहले, देन जो इमेज बनी है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर दोबारा से इमेज बनानी है। ये भी कुछ मैग्नीफाई करेगा और ये भी कुछ मैग्नीफाई करेगा, तो हमें फाइनली टोटल मैग्नीफिकेशन बताना है सिस्टम का कि टोटल मैग्नीफिकेशन कितना है। तो हम जानते हैं कि अगर मैंने इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लिया वो m1 आया और इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लिया अगर वो m2 आया, तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा m1 इंटू m2 बनेगा। तो हमें दोनों के अलग अलग m1 m2 निकालने पड़ेंगे, तो उसकी अपन कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि m1 कैसे निकालोगे, देखिए 1/v माइनस 1/u 1/f, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि v कहाँ है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। तो मैं इसको अगर 1 कहूं तो इसको मैं v1 बोल देता हूं यहाँ पर, तो ये u1 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये f1 बोल दो चाहिए इसको आप, तो आप क्या बोलोगे सर 1/v1 निकालना है माइनस 1/u, और u कितना है माइनस का 10, देखो -10 पे रखा हुआ है, और फोकल लेंथ क्या जाएगी प्लस का 20। तो यहां से आप 1/v1 ये क्या बन जाएगा 1/20 माइनस 1/10, ओके। तो v1 की जो वैल्यू है वो यहां से जाएगी -20 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू जाएगी v1 की -20 सेंटीमीटर, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां से इधर की तरफ -20 सेंटीमीटर पर बनेगी। लेकिन v1 के साथ हम m भी निकाल के रख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि m1 जो है वो कितना आएगा, m1 कितना आएगा बताइए v/u, इसको v1 कह दूं इसको u1 कह दूं, तो v1 कितना है -20 और u कितना है -10, तो कितना आ गई प्लस का 2, मतलब m1 की वैल्यू जो है वो प्लस का 2 आ गई है। अब बचा है अपन को m2 निकालना है, ठीक है। तो m2 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो इसने इमेज बना दी कुछ यहां पर, अब ये अप या डाउन जो है वो आप इसे पता कर सकते हैं मैग्निफिकेशन से भी, ठीक है, कि इमेज जैसे उल्टी बनी है सीधी बनी है, हमारा वो पर्पज भी नहीं है। हमें पता है कि इमेज यहाँ से -20 पर बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस साइड में इमेज बनी हुई है, वो इमेज इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके लिए भी सेम टू सेम कैलकुलेशन कर देते हैं फिर तो, हाँ हम अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन किसके लिए सेकंड वाले लेंस के लिए। तो हम अगेन क्या बोल रहे हैं 1/v2 माइनस 1/u2 इक्वल्स टू 1/f2। 1/v2 निकालना है, 1/u1 -30 हो जाएगा, सोचिए -30, 10 तो ये था ही और -20 और दूर था वो, है ना, तो -30 हो जाएगा। और फोकल लेंथ क्या लिखोगे आप -20, और माइनस क्यों आया आप समझ गए होंगे, लेंस देखिए। तो यहां से v2 आपको मिलेगा -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर, ये v2 की वैल्यू है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा सेकंड वाला v2/u2, v2 कितना है -12 और u2 कितना है -30,
तो ये कितना आ जाएगा, 2/5, 2/5 आ जाएगा। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन दूसरे का भी निकाल लिया और पहले का भी निकाल लिया, और टोटल अपन को निकालना था। तो टोटल हम क्या कहेंगे, m1 इंटू m2। तो m1 कितना आ गया था 2, और ये कितना आ गया 2/5, तो कितना हो जाएगा ये 4/5। ठीक है, इतना मैग्निफिकेशन आ जाएगा जो कि 0.8 के बराबर होगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आप समझिए इस क्वेश्चन में, देखिए टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो इजी फॉर्मेट में है। m1 निकाला, m2 निकाला, m1 m2 के लिए हमको ये वाला फॉर्मूले लगाने थे, और इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ दे रखी, तो फोकल लेंथ पहले निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू वगैरह चाहिए, मतलब इसने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले अपन से लगवा लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई, क्वेश्चन जो 4 है उसमें अपन को बोला है कि कोई न्यूक्लियस है Q, और वो 20 मिनट्स उसकी हाफ लाइफ है। चलो अपन कहीं साइड में लिखते हैं कि जो हाफ लाइफ है T हाफ लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। वो कितना दे रखा आपको, 20 मिनट। ठीक है सर। अब बोला है कि अल्फा डीके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है, और बीटा डीके होने की प्रोबेबिलिटी 40% है। चलो ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। इसने बोला है कि जो Q है वो 1000 न्यूक्लियाई रखता है स्टार्टिंग में, इसके पास 1000 न्यूक्लियाई थे Q के पास। तो अपन से बोला गया कि द नंबर ऑफ अल्फा डिकेज ऑफ Q इन फर्स्ट 1 आवर, 1 घंटे में कितने अल्फा जो है वो डिकेज होंगे, उसके नंबर बताने। तो आप क्या कहेंगे कि सर देखो एक बात समझिए, एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है कि Q जो रेडियो एक्टिव दे रखा आपको, जो न्यूक्लियस है मतलब, उससे अल्फा और बीटा डिकेज लगातार हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि कितने डीके हो गए, वो न्यूक्लियाई निकाल लो आप, कितने टोटल डीके हो गए, फिर अल्फा और बीटा को अलग अलग देख सकते हैं अपन। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि यार कितने डीके हो गए, या डिकेड कुछ भी कह लो आप, है ना, कैसे निकालोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है एन नॉट 1 माइनस ई की पावर लैम्डा इंटू टी। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से, क्या क्या बोलेंगे सर, एन नॉट जो है वो 1000 आपने यहां पर, यहां से उठाया 1000, 1 माइनस ई की पावर लैम्डा टी। लैम्डा कैसे निकालोगे, सबको पता है कि टी हाफ जो है उसको अपन लिखेंगे ln2 बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ln2 बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना है 20 मिनट, तो ln2 बाई 20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ln2 बाई 20 इंटू टाइम, और टाइम 1 ओवर, और 1 ओवर कितना होगा 60 मिनट, तो यहाँ पे मैं 60 लिखूंगा। अब आप समझदार हैं, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो इसको मैं लॉग के अंदर ले जाऊंगा तो 2 की पावर में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1000 1 माइनस ई 2 की पावर 3। या एक काम करते हैं, माइनस के साथ ले जाते हैं इसको टोटली, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, आप समझ जाओगे 1000 1 माइनस 1/8। समझ गए, माइनस वगैरह सब कुछ हमने मैनेज कर दिया। तो आप क्या बोलोगे सर, ये 1000 7/8, तो ये हो जाएगा 7000/8। इतने टोटल डिकेड हो चुके हैं, बचे हुए नहीं, इतने डिके हो चुके हैं टोटल, वो हमने यहाँ पर न्यूक्लियर निकाल लिए। लेकिन हमको इसमें इसके अंदर सिर्फ पता करना था कि अल्फा डिकेड जो है वो कितने। ये देखिए आप ध्यान से, तो कैसे करेंगे आप इसको, तो अल्फा डीके के लिए आप समझदार हैं, इसमें अल्फा के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अल्फा के लिए दे रखी है 60%, तो क्यों ना इसका 60% निकाल लिया जाए। मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 7000/8 इंटू 60%, बोले तो 60/100। ये को सोल्व करेंगे आपको मिलेगा 525। ओके, तो डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इससे हमने पता कि कितने डीके हो गए, उसमें अल्फा का 60% कर दो, बीटा का 40% कर दो। ठीक है, तो ऐसे इसने सेटअप बना के अपन को दिया। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, और 45 डिग्री पे हम उस पार्टिकल को मोशन करवा रहे हैं 5√2 की स्पीड से।
हमसे बोला गया कि जब ये अपनी ट्रिजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर है तब ये दो बराबर भागों में टूट गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, ठीक है ना, दो भागों में टूट गए, ओके मान लेते हैं। फिर इसने बोला कि 0.5 सेकंड के बाद ऐसा हुआ है ये सब कुछ। तो इसने बोला कि एक पार्ट जो है वो ग्राउंड पे सीधा का सीधा गिरता है और दूसरा वाला पार्ट कहीं और जाके गिरेगा, मतलब कुछ ऐसा सेटअप है। देखिए एक पार्टिकल ये है, इसको 5√2 की स्पीड से 45 डिग्री पर ऐसे फेंक दिया, लेकिन टॉप पर ये दो भागों में टूट गया। एक पार्ट तो गिर गया नीचे, तो एक पार्ट पक्की बात है आगे जाएगा ऐसे, क्योंकि सेंट्रोमास को यहीं गिरना होगा। सेंट्रोमास जो है वो यहीं पे गिरेगा जहां पे पहले ये जा रहा था पार्टिकल। इसका मतलब एक पार्ट यहां गिरा और एक पार्ट यहां पर गिरेगा, ठीक है। तो हमसे इसने क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ टी। एक तो इसने टाइम पूछा और द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। पहले आप ये देखिए इसमें टी टाइम कौन सा है, तो आप इसमें इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शायद ये ग्राउंड तक गिरने का टाइम है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा इसने, दूसरा इसने पूछा कि आप ये बताइए कि अगर ये 0,0 है तो जहां पर ये पार्टिकल जाके गिर रहा है दूसरे वाला, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये अपन को निकालना है। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी पहले जरूरी है, ठीक है, फिर अपन इसमें आगे करते हैं। देखो मैं आपसे कहूँ कि यार ये हाइट अगर मुझे निकालने के लिए कोई कहे कि हाइट निकालिए कितनी है, तो सबसे पहले अपन ये हाइट निकालेंगे। हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, u² sin² θ/2g। मैक्सिमम हाइट कितनी है पहले मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर u² मतलब 5√2 का स्क्वायर साइन 45 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2 × g। तो यहां पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25, ये 2 × 10, ठीक है। जी की वैल्यू अपन को 10 लेनी है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा सर 5/4 मीटर, ठीक है भाई ये 5/4 मीटर है, 5/4 मीटर है ना। अब आप आगे देखिए कि आपसे क्या बोला गया कि कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा। तो टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप सोचिए सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं अपन, T = √2h/g लगा दो। क्योंकि ऐसा हमने, आप नोटिस कर सकते हैं कि किसी बिल्डिंग की हाइट से अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, ठीक है ना, तो सेंट्रोमास अगर इसमें हम देखें कि यहाँ पर ही गिरेगा, तो वो टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, T = 2h जो है वो अपना आ गया 5/4, तो h की वैल्यू होगी 5/4 अपॉन g कितना हो गया 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब ये 0.5 सेकंड आ जाएगा। यहां पर आप पुट कर सकते हैं 0.5 सेकंड, ठीक है। अब इसने बोला कि आपको वो एक्स भी बताना है, और एक चीज और नोटिस करो, या इसने अपन से क्या बोला कि ये टाइम है ना, ये टाइम ये किसके लिए था, दूसरे वाले पार्ट के लिए था एक्चुअली। देखो द अदर पार्ट t सेकंड आफ्टर द स्प्लिटिंग, कि t टाइम बाद में ये पार्ट जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो उसका टाइम या सेंट्रोमास का टाइम ये बराबर ही रहेगा। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये एक साथ गिरेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, सेंट्रोमास यहाँ पे और ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे, ये सेंट्रोमास हाइपोथेटिकल है यहाँ पर, तो इसका टाइम पूछेगा तो आपको पता ही है कि इसका टाइम और उसका टाइम जो है वो सिमिलर ही आना है यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर 1/2 बोले तो 0.5 सेकंड इसका आ जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कौन सा, एक्स सेंट्रोमास निकालने का, याद कीजिए। आप सेंट्रोमास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 + m2। आपको पता है कि सेंट्रोमास यहाँ की गिर रहा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं r, 0, और इसे r क्या है, रेंज, r क्या है इसकी रेंज, और ये क्या बनेगा r/2, 0, और इसका क्या मान लो x, 0 मान लो, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर x बन जाएगा x, m1 बन जाएगा सर आधा मास
x1 जो है वो r/2 है सर, और m2 जो है वो भी आधा मास है ना, हाफ मास यहाँ की गिरा है, ये तो सेंट्रो मास है यहाँ, ये मास m/2 और ये भी m/2, ये कोई मास नहीं है, हाइपोथेटिकल है यहाँ पर, है ना। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सेंट्रो मास का हमने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर आएगा ना, ये देखो r,0 पे है, ये देखिए। तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट x है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा m, टोटल बन जाएगा ना m/2 प्लस m/2। तो यहां से आप कहेंगे कि सर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r इक्वस टू r/4 और x/2, उधर जाएगा तो ये जाएगा 3r/4, ये जाएगा x/2। ठीक है, ये से कटेगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3r/2। और आपको पता है कि r जो है वो रेंज है, और रेंज हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रेंज अगर आप पुट करके इसको सोल्व आगे कर सकते हैं। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, साथ में सेंट्रो मास भी इंक्लूड कर दिया। टॉप पॉइंट पर पार्टिकल्स के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा नीचे कर रहा है, एक टुकड़ा जो है वो आगे जा रहा है, और सेंट्रोमास जहां पर ये जाके गिरता है बिना टुकड़े हुए, ठीक है ना, वहीं पे जाके सेंट्रोमास गिरेगा, ये आपको पता है। तो इसका टाइम निकालने के लिए बोला, हमने वो निकाल दिया, और इसने कहा कि कितना दूर जाके गिरेगा पार्टिकल, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए या एक्स की वैल्यू बताइए, तो हमने इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेंज आप निकाल के यहाँ पुट कर दोगे। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको एक सर्किट दिया है, और अगर इसमें ध्यान से आप देखें तो दो तो सेल है, एक कैपेसिटर और 2 रेजिस्टेंस है। सबसे पहले अपन को करना क्या है इसमें कि P और S को कनेक्ट रखना है। देखो ये रहा P और ये रहा S, इसको आपस में कनेक्टेड रखना है, जोड़ के रखना है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर P और S को हम ज्वाइंट रखते हैं तो होगा क्या, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। इस रेजिस्टेंस को मैं साथ में कर दूं इसके सेल के, मैंने क्या किया है पता है, इस रेजिस्टेंस को उसके साथ ही कर दिया सेल के। तो ये कितना हो गया 1 वोल्ट, ये 1 ओम, और ये 1 माइक्रोफैरेड है ना, ये 2 वोल्ट है, और ये कितना है 2 ओम है। ऐसे शिफ्टिंग कर दी, सर्किट को दोबारा से बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि 2 सेल कॉम्बिनेशन से सोल्व हो सकते हैं दोनों, और दोनों को सेल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जानते होंगे ई इक्विवेलेंट का, और वो होता है क्या E1/R1, E2/R2, 1/R1, 1/R2। तो आप इसमें कहेंगे कि सर E1 जो है 1/1 प्लस 2/2, 1/2, सॉरी दोबारा से लिखते हैं, क्या बन जाएगा ये 1/1 प्लस 2/2, 1/R1 कितना आएगा 1/1 और 1/2। ठीक है, तो ऊपर आ गए ये 2 और नीचे हो गया 3/2, तो यह आ जाएगा 4/3 वोल्ट। मतलब फाइनली ये सर्किट आपको ऐसे दिखाई देगा, एक सेल 4/3 का, रेजिस्टेंस आप दोनों को एक कर दो, इस रेजिस्टेंस को आप कह सकते हैं कितने का 3/2 का, ठीक है, और ये हो गया 1 माइक्रोफैरेड का। अब आप सोचिए जब हम इसको फुल चार्ज करते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा इनफाइनाइट टाइम पर। तो ये फुल चार्ज हो चुका होगा, और फुल चार्ज है अपना Q1, और Q1 क्या आएगा C/V से। अब C कितना है 1, और V कितना है, इस पर पोटेंशियल जो प्लेटों पे आएगा वो इस सेल के EMF के बराबर ही आएगा, क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो इसमें ना ड्रॉप होगा ना गेन होगा, कुछ भी नहीं होगा वोल्टेज का। तो हमको पता है इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, ये वोल्टेज इसके बराबर आ जाएगा, और हम बोलेंगे 4/3 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 4/3 माइक्रो कूलम,
इतना चार्ज इनफाइनाइट टाइम पे इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। वो पॉइंट में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। इसने बोला कि सेकंड टाइम आपको P और S को नहीं, आपको Q और S को आपस में कनेक्ट करना है। सेकंड डायग्राम में Q और S को आपस में कनेक्ट कीजिए और इनफाइनाइट टाइम पे अब कैपेसिटर में चार्ज कितना है वो बताइए। तो आप सर्किट दोबारा से बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल कॉम्बिनेशन का लॉजिक जो है वो भी यूज करवा लिया। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उसमें स्टोर चार्ज निकालते हैं, उसका भी हमने इसमें काम करवा लिया। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर अब ऐसी कंडीशन में जो डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये 2 वोल्ट है, यहां पर 2 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 माइक्रो फैराड हो गया। इनफाइनाइट पे आपको पता है करंट ऐसे सीधी की सीधी निकलती रहेगी, ऐसे इसमें नहीं जाएगी। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये करंट है पता है कितनी आ रही है, I = V/R। तो V कितना है 2 वोल्ट और R कितना है इस पूरे लूप में 3, तो 2/3 करंट बह रही है इसमें भी। लेकिन हमें तो Q2 निकालना था ना, और Q2 क्या आएगा CV, और V क्या होता है दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है क्योंकि पैरेलल में इस पे। अब इस पे कितना पोटेंशियल है वो तो V = IR से आ जाएगा, और I कितना बह रहा है उसमें 2/3, R कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये 2/3 वोल्ट। तो 2/3 वोल्ट यहाँ पुट कर दो, C की वैल्यू 1 हो गई, ये 2/3 हो जाएगा। तो कितना जाएगा ये 2/3 माइक्रो कूलम। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रो कूलम। क्वेश्चंस बहुत इजी है, फॉर्मेट मतलब हमें इनफाइनाइट टाइम पर अब इसमें चर्चा करें तो हमें पता है कि ये फुल चार्ज हो चुका होता है तब तक। तो हमें 2 डिफरेंट सर्किटों को एक जगह बना दिया ताकि थोड़ा टफ जैसा दिखाई दे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में 2 चार्ज दिए, एक है -Q और एक है प्लस का Q/√3। ठीक है ना, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें बोला है कि एक लोकस है, एक रास्ता है, पाथ है जिसके ऊपर हमें पोटेंशियल 0 रखना है। ठीक है, और उसका सेंटर B, 0 है। मतलब कोई सर्कुलर पाथ है, इसके पूरे पे V 0 है और इसका सेंटर जो B, 0 है, उसका सेंटर। ठीक है, तो एक तो B की वैल्यू बतानी है देखो इस 10th वाले पार्ट में, और एक R क्या है इसकी रेडियस। तो इन दोनों की हमें चर्चा करनी है। लेकिन आपको इसने एक बहुत अच्छा हिंट दे दिया कि पोटेंशियल 0 रखना है उस पूरे पाथ में। तो आप क्या कहेंगे कि सर देखो सबसे पहले जो आपने XY बनाए थे दोबारा बना दिए, यहां पे जो चार्ज है वो कितना है Q चार्ज है, और यहां पर भी एक चार्ज रखा हुआ है 2, 0 पे। ठीक है, माना कि वो जो सर्किल है वो कुछ ऐसे है, मैं ऐसे सेंटर 2, 0 नहीं बोल रहा, उसका सेंटर B, 0 ही है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ये डिस्टेंस कितनी है यहां से 2, और यहां पे चार्ज कितना रखा हुआ है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है सर Q/√3 रखा हुआ है, और जो लोकस है इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। पॉइंट क्या ले लिया P, X, Y। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट P पर V निकालो, दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, आई थिंक ये नेगेटिव चार्ज है, हाँ -Q। ठीक है, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से यहां पर अपन को क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, उसको 0 पुट करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो एक काम करते हैं, इससे कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है वो है y के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है पूरी किसके बराबर हो गई x के बराबर, क्योंकि x को y ले रखा है हमने। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा -KQ/, ये सीधी लेंथ, और ये आएगी √x² + y²। ये पोटेंशियल आ गया इसकी वजह से इस पॉइंट P पर। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसकी वजह से। अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस पता कितनी है, सोचिए कितनी है, ये पूरी थी x, इसमें से 2 कम कर दो तो कितना जाएगा x - 2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी
डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल सीधा लिख दो के क्यू बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। इसकी वजह से और इसकी वजह से हमने पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकाल लिए। ये 2,0 इस सर्किल का सेंटर नहीं है, ये तो वो ब्लोकस जिसके हम निकालना चाह रहे हैं, इसका सेंटर कहीं क्या चल रहा है, B,0, समझ रहे हो, B,0 इसका सेंटर है कहीं। तो हम इसको क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो K 0 में चला जाएगा, Q भी 0 में चला जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, 1/x² y² रूट में चल रहा है, ठीक है। और इधर क्या हो गया, 1/√3 और रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे √3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर y², और ये क्या हो जाएगा x² y²। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इंटू 3, और ये हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है। यहां से आप अंदर मल्टीप्लाई करें, मतलब कहना ही चाहता हूं कि यहां से आप इजीली सर्किल की इक्वेशंस बना सकते हैं। उस सर्किल की इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कर लेना, x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। इस फॉर्म में बन जाएगी यहां से सर्किल की इक्वेशन। और फिर जब ऐसी बन जाएगी तो हमें पता है कि x माइनस बी, क्योंकि इस सर्किल का अगर ये B,0 इसका सेंटर है B,0, तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर y², क्योंकि y कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो 0 है, इक्वल टू r²। इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। हम जानते हैं कि मेन जो समीकरण वो कुछ ऐसी होती है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो b और r दोनों आ जाएंगे ना, हमसे इसने b भी पूछा और r भी पूछा, तो दोनों तो इसी में सोल्व हो गए। तो जो 9 और 10 है वो इजी है, आप इजीली इसको सोल्व करके इस फॉर्म में बनाकर इसे कंपेयर करके b भी निकाल सकते हैं और r भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 10 वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें अगर देखें तो वैरायटी इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट इस बार जेईई ने थोड़ा डिफरेंट किया है, इसमें मतलब कि ऐसे कुछ पॉइंट्स पूरा बता के पैराग्राफ टाइप में और फिर सिंपल क्वेश्चंस में पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नया फॉर्मेट है लेकिन ये भी इजी है। ओके, तो ये हो गए 1 से 10। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो माई सेल्फ निधीश पारिक एंड वेलकम टू पीसीपी। सो वी आर हेयर गोइंग टू सॉल्व जेईई एडवांस 2021 पेपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आराम से, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा रोटेशन से है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक हमारे पास में a horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object। एक cylindrical object है, ठीक है। cylindrical object है जिसका मास m दिया हुआ है, ये हमारा cylindrical object, मास m दिया हुआ है और रेडियस इसकी r है, ठीक है। ये गिवन है। इसके सेंटर पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ये इसके सेंटर ऑफ मास पे हम लोग एक फोर्स F इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट इज म्यू। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हम लोगों को म्यू गिवन है, ओके, बहुत सिंपल। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ए। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ए है, ओके। The acceleration due to gravity is g, given that the object rolls without slipping। रोल करता है स्लीपिंग के बिना, इसका मतलब इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा ऑफ कोर्स, और हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि अल्फा होगा हमारा a/r के इक्वल, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो हम लोग बात करें तो इस तरह ये एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग प्योर रोलिंग पढ़ते हैं, तो मतलब हर टीचर अपनी क्लास में कराता है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है फॉर द सेम एफ द वैल्यूज ऑफ ए डज नॉट डिपेंड। तो देखो बेटा, इसमें एक्सीलरेशन की, फ्रिक्शन की, है ना, इन सब की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले इक्वेशंस बना के और ये सब वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके।
तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो गाइज इस पे देखिए, देखो सेंटर ऑफ मास पे ये फोर्स लग रहा है, तो यदि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखूं, ठीक है, तो यदि मैं टॉर्क देखूंगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो टॉर्क हमको इस तरीके से चाहिए कि अल्फा इस तरीके से प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए इस फ्रिक्शन को ऐसे पीछे ही लगना पड़ेगा, है ना, ऐसे पीछे लगेगा तो अल्फा इसको ऐसे देगा ये, ठीक है। तो अपन लोग इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टॉर्क की इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ इंटू आर, ठीक है। ये हमें पता नहीं है कि ये हॉलो या सॉलिड है, मतलब क्वेश्चंस में कभी हॉलो की बात कर रहा है, कभी सॉलिड की बात कर रहा है, तो अपन एक जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ इंटू आर विल बी इक्वल टू आई एंड मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, और अल्फा हो गया ए बाई आर के बराबर। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, वो आ गई आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, फ्रिक्शन आ गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा हम लोग फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एफ माइनस एफ विल बी इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए, फ्रिक्शन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम ए। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा हमारा एफ अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक ऑप्शन को बहुत केयरफुली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले, फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ इट डज नॉट डिपेंड वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। एकदम असत्य वचन हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। कैसे, एफ सेम है तो सिलेंडर होलो है या सॉलिड है, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, चलो इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं पहले, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसको कर लेते हैं पहले डी को, कि फॉर ए थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर, थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर मतलब एक तरीके से ये हॉलो सिलेंडर हो गया, बहुत ही थिन वॉल है उसकी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस केस में आई हो जाएगा इस केस में एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई यदि एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा एफ अपॉन एम प्लस आई की जगह एम आर स्क्वायर पुट किया तो एफ अपॉन एम प्लस एम, तो दैट विल बी एफ अपॉन 2m, ठीक है। तो यदि ये एफ अपॉन 2m हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी, ठीक है। यार ये तो मतलब एकदम ही गलत चीज हो गई, हमेशा म्यू एम जी होगा, ये तो होगा ही नहीं बेटा, हमेशा म्यू एम जी तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो बेसिक सी बात है ना। बाकी हम लोग इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से यदि हम लोग फ्रिक्शन निकालें, ठीक है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, वो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी आई ए अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी आई बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ए, और ए है हमारा एफ अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्लियरली ये आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज म्यू एम जी है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, नहीं होगा। फिर इसके बाद में, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2mg, 2 म्यू जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन इज गिवन टू अस आई ए बाई आर स्क्वायर, है ना, फ्रिक्शन इज गिवन टू अस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ए आ गया हमारा, ए हो गया हमारा एफ आर स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए, इसमें हमको बताना है कि फ्रिक्शन की सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखो, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो पॉसिबल है म्यू एम जी। तो यहां से हमारा जो एमैक्स आएगा, एमैक्स कितना आएगा गाइस, एमैक्स विल बी, एफ की जगह हम लोग लिख देते हैं म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आई हो गया इस केस में, हॉलो सिलेंडर के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इसका जो एमैक्स आ गया, एमैक्स की वैल्यू आ गई 2 म्यू जी के बराबर, ठीक है, एमैक्स आ गया 2 म्यू जी, ओके। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज दिस 2 म्यू जी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो गया, वो करेक्ट आंसर हो चुका है हमारा बी एंड डी।
ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। बहुत इजी भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, एकदम मॉडरेट सा क्वेश्चन है। यदि आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आप लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ऑप्टिक्स का सवाल है। ठीक है, देखने में तो स्टैंडर्ड ही लग रहा है ये। ठीक, इसने क्या बोला है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि हमारे पास में एक वाइड स्लैब है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2। मतलब चलो मैं यहां बनाता हूं इसको। ठीक है, यहां पर ऐसा एक सिस्टम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट होती है और जो रे इंसिडेंट होती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा गिवन है। ठीक है, और एक चीज दी हुई है कि जो साइन थीटा है वो 1/n से स्लाइटली ज्यादा है, मतलब 1/n से ज्यादा है। ओवरऑल अपन लोग ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। Which of the following statements is are correct? The light ray enters if n2 equal to n1, है ना। light ray enters in air, है ना, if n2 equal to n1। देखो n2 n1 के बराबर है ना, n2 n1 के बराबर है तो लाइट रे सीधी सीधी जाएगी, यहाँ पर ऐसे जाएगी। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, यहाँ पर जाके टकराएगी ये। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर एयर है। ठीक है, और ये n2 किसके इक्वल है, n1 के। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो साइन सी होगा, इस केस में साइन सी वो 1/n1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, और आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो साइन थीटा ये 1/n1 से ज्यादा है, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ना। तो लाइट रे एंटर्स इन दिस एयर, तो ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग हो गया। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इसका मतलब ये यहां पर जाके टीआईआर करेगी और वापस आएगी, है ना, तो ये एंटर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया बच्चों गलत। ठीक है, अच्छा इसमें ये वाला भी पढ़ लेते हैं हम लोग, डी वाला पहले। द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल टू 1। इन्होंने बोला है कि n2 को इन्होंने 1 ले लिया, है ना, ध्यान से देखना, n2 को 1 ले लिया, मतलब ये हमारा हो गया n1 और ये हो गया 1। ओके, तो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, देखिए ये लाइट रे ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां से n2 की वैल्यू को इन्होंने 1 ले लिया। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि यहां पर भी इस बार टीआईआर होने वाला है बेटा। ठीक है ना, टीआईआर क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो थीटा है, साइन थीटा, है ना, तो थीटा जो है, साइन थीटा जो है, फिर से हमारा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है कि 1/n1 से ज्यादा है, ये हमें दिया हुआ है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/n1। और यहां पर जो क्रिटिकल एंगल होगा सी, तो साइन सी जो होगा वो 1/n1 के बराबर होगा। तो यदि साइन सी 1/n1 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थीटा है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ना। और यदि थीटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये वापस उसी मीडियम में आएगी, एयर में नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं बी एंड सी की तरफ, है ना, बी एंड सी की तरफ चलते हैं। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। Light ray is finally reflected back into the same medium of refractive index n1 if n2 is less than n1। चलो, तो अब की बार पूरी इसकी स्टडी की जाए अच्छे से। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। ठीक है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, एक n2। यहाँ पर लाइट रे जो है हमारी ऐसे आके टकराई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब ये लाइट रे ऐसे जाएगी, अब देखो n1 n2 से एक केस में बड़ा दे रखा है और एक केस में छोटा दे रखा है, मैं जनरल ले लेता हूं कुछ भी। ठीक है, तो
बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। यदि n2 छोटा होगा, है ना, तब तो क्या होगा कि ये नॉर्मल से दूर भागेगी, और n2 यदि बड़ा होगा तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी। ठीक है, उसको जाने दो एक बार के लिए, कुछ भी हो रहा है। ये लाइट रे इधर गई, है ना। अच्छा, लाइट रे का TIR नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि n2 जो है, TIR इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 1/n1 से ही थोड़ा सा बड़ा है। TIR के लिए वो n2/n1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो स्लाइटली बोला है ना इसने, तो TIR नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। इस वाले एंगल को मान लेते हैं अपन कि R है। ठीक है साहब, ये R होगा तो ये वाला एंगल भी R होगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1 साइन थीटा बराबर n2 साइन R। ठीक है, तो यहां से साइन R आ गया हमारा, साइन R आ गया n1/n2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये वापस आएगी या नहीं आएगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो R है ये इस सरफेस पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है ना, यदि R यहां पर इन दोनों के क्रिटिकल एंगल, ये जो दोनों पेयर हैं N2 और AR, उसके जो क्रिटिकल एंगल से यदि ज्यादा है R, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, TIR करेगी, है ना। और यदि उससे छोटा है तो ये उस मीडियम में, एयर में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली में सबसे पहले यहाँ पर साइन सी निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो साइन सी आएगा, वो साइन सी आएगा 1/n2 के बराबर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, n1 साइन थीटा को ध्यान से देखिए, है ना। साइन थीटा जो है वो 1/n1 से बड़ा है। ठीक है, तो n1 साइन थीटा जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और यदि ये वाली क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाली क्वांटिटी यदि 1 से ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स साइन R जो होगा वो 1/n2 से ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। n1 साइन थीटा 1 से ज्यादा हो गया, तो साइन R जो हो गया वो 1/n2 से ज्यादा हो गया। अब नो मैटर कि n1 बड़ा है या n2 बड़ा है ना, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया ना। और यदि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो इन एनी केस लाइट रे जो है वो यहां से TIR करनी है ना। तो लाइट रे यहां से TIR करेगी, तो लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ n1। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। और लास्ट है कि लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हो गए, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, n1, एक में n1 छोटा है और एक में n1 बड़ा है, उसका कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। लाइट रे को फाइनली इसके अंदर आना ही आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखो, इस क्वेश्चन में ये जो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो काफी इजी थे, बस थोड़ा सा इसमें n1 बड़ा है n2 छोटा है, इसको लेकर अपन इसको मॉडरेट कैटेगरी में मान सकते हैं, लेकिन करने लायक सवाल था, ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल को एक नजर में देखने पर समझ में आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टाउ इज इक्वल टू 2k कैप, यहाँ पे लिखा हुआ है L इक्वल टू 4k कैप, और यहाँ लिखा हुआ है टाउ इक्वल टू k कैप। लेट्स डू इट। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल को पढ़ के टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम तो समझ में आ गया, रोटेशन का सवाल है। ठीक है, रोटेशन से सवाल तो आएगा ही जेईई एडवांस में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक पार्टिकल है, उसका मास 0.2 kg है, इनिशियली रेस्ट है पे है इन XY प्लेन एट x इक्वल टू -L एंड y इक्वल टू -h। थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। x इक्वल टू -L एंड y इक्वल टू -h। देखो L की वैल्यू 10 दी है, h की वैल्यू -1 दी है, तो ये यहाँ कहीं है बच्चों। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -10, -1। ठीक है, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल ऐसे चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में बोला है इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन इन SI यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय L एंड टाउ रिस्पेक्टिवली, L एंड टाउ रिस्पेक्टिवली, एंड I cap, J cap and K cap are unit vectors along the positive XYZ direction. Then which of the following statement is correct? ठीक है, पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट x इक्वल टू L। L का मतलब हो गया बेटा 10, मतलब पार्टिकल के पहुंचने की बात कर रहा है ये,
पार्टिकल के पहुंचने की बात कर रहा है कहां पर, x इक्वल टू एल। एक्स इक्वल टू एल का मतलब हो गया 10 कॉमा -1। तो 10 -1 पे यहाँ पे पहुंचेगा ही, बिल्कुल पहुंचेगा। कभी ना कभी ये यहाँ पे पहुंचेगा 10 -1 पे, बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ फिक्स है इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बोलता है ये 2 सेकंड में पहुंचेगा। तो यार ये तो सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है। ये -10 और ये -10, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई जल्दी बताओ, 20। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा 20, है ना, u इनिशियल 0 है, ये हो गया 20, ये हो गया 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही हो गया। ठीक है, आगे पूछा है कि जब यहाँ पर पार्टिकल पहुंचता है तो इस समय इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू पूछी है। तो यार टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, कैसे लग रहा होगा फोर्स, ऑफ कोर्स फोर्स लग रहा होगा इस पे क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर, F इक्वल टू एम ए, तो 0.2 इंटू 10, तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 2 न्यूटन। ठीक है, और बेटा ये तो बहुत आसान होता है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, है ना, फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो गया बेटा, इस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क हो गया कितना, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ यदि हम लोग करेंगे, ठीक, तो यहाँ से नहीं ये 10 नहीं है बच्चों, ये 1 दिया हुआ है, सॉरी, तो 10 तो वो दिया हुआ है ना, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, दिस इज 1। ओके, तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा हमारा, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इज 1 एंड फोर्स इज 10, तो ये 10 आ गया। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपन लोग राइट हैंड पाम रूल से, हथेली से या फिर अंगूठे वाले से निकाल सकते हैं। तो ये आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ डायरेक्शन इज के कैप। ठीक है, तो दिस विल बी, टॉर्क विल बी इक्वल टू 10 1 इंटू एफ, सॉरी एफ वाज 2 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये आ गया 2 के कैप, सही है ये। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा है एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी के लिए सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में यहाँ पहुंचता है, ये हमको पता है। तो यदि ये 2 सेकंड में पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, u तो 0 हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 10, और टाइम इज 2 सेकंड, तो उस समय इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.2। ठीक है, तो दैट विल बी 4 न्यूटन मोमेंटम, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगा इसका। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया इसका। ठीक है, मोमेंटम हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो एंगुलर मोमेंटम होगा L दैट विल बी इक्वल टू R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम। ठीक है, R परपेंडिकुलर इज अगेन 1, तो दैट विल बी 1 इंटू 4। एंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगेन वही राइट हैंड पाम रूल से या राइट हैंड थंब रूल से, दिस विल बी द R, दिस विल बी द P, तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो इट विल बी K कैप। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। और यदि ये सही है तो ये वाला तो गलती होगा, टॉर्क 4 के कैप आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग, देखो बेटा रोटेशन का इससे आसान सवाल नहीं दे सकता जेईई एडवांस, है ना, रोटेशन का फोबिया होता है थोड़ा सा, रोटेशन रोटेशन, देखो कितना आसान सवाल। यदि किसी को बेसिक्स भी आते होंगे ना कि टॉर्क कैसे लिखते हैं, जिसने केवल टॉर्क की फर्स्ट क्लास की होगी, है ना, और तो उसको 100% टॉर्क लिखना आएगा और उसको 100% एंगुलर मोमेंटम लिखना आएगा, एकदम इजी कैटेगरी के में इस सवाल को डालेंगे, और टफेस्ट चैप्टर से जिससे बच्चे भागते हैं उससे इतने आसान सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हम लोग डालेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मॉडर्न फिजिक्स से है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। तो इस सवाल में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रही है। इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन आएंगे नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में 2 में ही आना है, इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन को आना है ना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब 3 से 2 में आएगा। ठीक है, और लोएस्ट वेवलेंथ कब आएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब इन्फिनिटी से 2 में आएगा।
ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए 1 बाई लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये 1 बाई 4 आएगा, 2 स्क्वायर आएगा ना, तो 1 बाई 4, ठीक है, और 1 बाई लैम्डा मैक्स यदि हम लोग निकालेंगे तो 1 बाई लैम्डा मैक्स आ जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड लगाओ, तो डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ से, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 अपॉन 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, दिस विल बी 1 बाई 4 अपॉन 5 बाई 36, तो 1 बाई 4 इंटू 36 बाई 5, तो दिस विल बी 9 बाई 5, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, ठीक है, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ बामर एंड पास्चन सीरीज, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है ना, क्योंकि एक्सरे में काम आता है फिर ये, ठीक है, देखिए इसको भी कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, देखिए ओवरलैप की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये सोचिए, लाइन बामर और पास्चन सीरीज की बात कर रहा है, तो देखो बामर सीरीज जो होगी, बामर सीरीज जो होगी, है ना, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आएगा 2 में, n इक्वल टू 2 में, ये तो होगी बामर, ठीक है, बामर सीरीज, ठीक है, और पास्चन सीरीज में क्या होगा, पास्चन सीरीज में, पास्चन सीरीज में ये आएगा हमारा n इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है, अच्छा देखो इसमें ना जो सबसे सबसे बामर सीरीज का सबसे लेस एनर्जेटिक फोटोन देखते हैं, सबसे लेस एनर्जेटिक फोटोन, सबसे लेस एनर्जेटिक फोटोन बामर सीरीज का, ठीक है, तो बामर सीरीज का जब सबसे लेस एनर्जेटिक फोटोन देखेंगे तो ये 3 से 2 में आएगा, है ना, तो इसकी एनर्जी देखो, इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी विल बी माइनस 13.6 इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, ठीक है, और पास्चन सीरीज का सबसे एनर्जेटिक फोटोन देखते हैं, सबसे एनर्जेटिक फोटोन इंफिनिटी से 3 में आएगा, इंफिनिटी से 3 में, तो सबसे एनर्जेटिक फोटोन होगा, इसका सबसे लेस एनर्जेटिक फोटोन है, लेस एनर्जेटिक फोटोन, है ना, और इसका सबसे मैक्सिमम मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन की बात करते हैं, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन, ठीक है, तो जब मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन की बात करेंगे इसके, तो एनर्जी कितनी होगी 13.6 इंटू 1 बाई 9 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको यदि हम लोग देखें, थोड़ा सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू दिस विल बी 36 एंड दिस विल बी 5 बाई 36, है ना, और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी 4 बाई 36, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो सबसे एनर्जेटिक फोटोन है उसकी एनर्जी इसके सबसे एनर्जेटिक जो फोटोन है उससे भी ज्यादा है, इसका सबसे वीक ना इसके सबसे स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी एनर्जी ओवरलैप कर ही नहीं रही है, और एनर्जी ओवरलैप नहीं कर रही तो वेवलेंथ भी ओवरलैप नहीं कर रही, एक ही बात है, मैंने एनर्जी से कर लिया, थोड़ी कैलकुलेशन इजी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द बामर एंड पास्चन सीरीज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सेम कहानी इसके लिए लिख सकते हैं, लाइमन एंड बामर सीरीज भी ओवरलैप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा ओवरलैप, ठीक है, आप लोग देख सकते हो लाइमन सीरीज, है ना, ये तो लाइमन और बामर तो याद रहती है अपने को, n बराबर 1, लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज जो होती है ना, उसमें 1 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसका सबसे लेस एनर्जेटिक 2 से 1 में आएगा, तो उसकी एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइमन सीरीज का सबसे वीक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बामर सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग, है ना, इंफिनिटी से 2 में आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बामर सीरीज का सबसे एनर्जेटिक है 3.4,
लाइमन सीरीज का सबसे लेस एनर्जेटिक है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका सबसे लेस एनर्जेटिक लाइमन का बामर के मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन से भी ज्यादा एनर्जी रखता है, इसका मतलब वो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। ठीक है, इसके बाद में इसने दिया है द वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ, एक बार इसको मैं देख लेता हूँ, इज गिवन बाई 1/1 प्लस 1 अपॉन, ये ऐसा लिखा हुआ है 1/1 प्लस m स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा नॉट, ये गिवन है ना, where lambda naught is the shortest wavelength of the Lyman series and where m is an integer। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अपन लोग, करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जो वेवलेंथ है लाइमन सीरीज की, ठीक है, लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है ना, यही होती है। ओके, लाइमन में 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें यदि हम लोग बात करें तो ये लैम्डा नॉट दिया है इसने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो 1/λ नॉट किसके बराबर हो गया, RZ स्क्वायर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब 1/1 माइनस 1/∞। ठीक है, तो ये जो RZ स्क्वायर है ये 1/λ नॉट के बराबर आ गया, RZ स्क्वायर 1/λ नॉट, तो ये हो गया 1/λ नॉट, है ना, इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो जो लैम्डा होना चाहिए, मैं इसको फिर से एक बार लिख लेता हूं कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, 1 प्लस 1/m स्क्वायर लैम्डा नॉट, ये दिया है। ठीक है, तो यहां से जो लैम्डा आ गया है ना, उस लैम्डा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट अपॉन 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है ना, तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी ए एंड टी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए इस सवाल में क्या पूछा है हमसे, देखो मैं सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सवाल ये कि एक वायर है यहाँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है ना, आई करंट फ्लो हो रही है, उसमें आई की वैल्यू भी दी हुई है 3 एम्पियर। ठीक है, ये आई दिया हुआ है, यहां से दूर ऐसे 2 रेल्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग रेल्स हैं, और इसमें एक रॉड को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे सेमी सर्कुलर रॉड है ना, रॉड घूमी हुई है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल ने पूछा है कि इसने ये भी बोला है कि इसको नीचे ना हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस से और एक कैपेसिटर से, है ना, और ये जो रॉड है इसको एक वेलोसिटी दे दी कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड, वी दे दिया। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक सर्किट नजर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा ये, है ना, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, 100% कट करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि इसमें आएगा तो अपने को सबसे पहले ये निकालना है कि ये जो रॉड है इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आया। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस इंड्यूस ईएमएफ को, देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, इसमें एक तरीका तो ये, एक तो लेंदी तरीका हो सकता है, अपने को लेंदी तरीके से नहीं करना है। लेंदी तरीका तो ये है कि, ये क्या हुआ, लेंदी तरीका तो ये है कि हम लोग पूरा इंटीग्रेट करें इसको, है ना, v क्रॉस b डॉट dl से, है ना, इंटीग्रेट करके हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उससे आसान तरीका एक ये है कि आप एक ऐसे लूप मानो, है ना, ऐसे मैंने एक लूप मान लिया पूरा। ठीक, देखो यहां पर यदि इस लूप को मैं पूरे को ऊपर मूव करवाऊं, ऊपर मूव करवाऊं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, इसको ऊपर मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा,
मैग्नेटिक फील्ड तब चेंज होगा जब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, वायर से दूर या वायर की तरफ। तो इस पूरे लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पूरे में इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। और यदि पूरे में इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बात समझने की ये हो गई। ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, हम लोग को एक बात समझ में आ गई कि इस केस में क्या होगा कि हम लोग यदि इसमें इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट कर लें, वह इंड्यूस ईएमएफ इस रॉड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें यहाँ से ये रॉड मान लेते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल, है ना, और इसमें मैं इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ से देखो x दूरी पर जाऊंगा, क्योंकि जो ईएमएफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए। यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा डी, वो डी कितना होगा, वीबी dx, तो v म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया वहां पर, मल्टीप्लाइड बाई dx, VBL, v इंटू म्यू नॉट आई बाई 2πx इंटू dx। ठीक है, तो ई आ गया यहाँ से v म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x की जो लिमिट डालनी है वो डालनी है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, वो आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, है ना, v की वैल्यू, चलो इसमें लिमिट भी डाल देते हैं, तो ये आ गया v म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π इंटू ln4 आ गया। तो ln4 का मतलब हो गया 2ln2। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आ गया ln2। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन पाई, ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है वहां पर, ई की इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, दैट इज v इज 3 मीटर पर सेकेंड, म्यू नॉट अपॉन पाई इज 4 इंटू 10⁻⁻7, okay, and multiplied by I, and I is given to us, करंट दिया हुआ होगा इसमें 2 एम्पियर, इट इज गिवन 2 एम्पियर हियर। ठीक है, इंटू 2, ओके, एंड इंटू ln2 is 0.7 is given, so this induced EMF will be, that will be 1.68, 4 into 3 12 into 2 24, तो 24, तो ये हो गया 1.68 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट्स। ठीक है ना, इतना इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ हम लोग निकाल चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस ईएमएफ तो आ ही गया है। ठीक है, तो अब ये सर्किट किस तरीके से बन गया, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, है ना, थोड़ा सा सर्किट पे नजर डालते हैं कि ये सर्किट कैसे बन गया। ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक, देखिएगा, ये सर्किट बन गया कुछ इस तरीके से कि एक तो हमारे पास में बैटरी बन चुकी है। ठीक है, एक बैटरी बन गई ऐसे। ठीक है, और एक हमारे पास में ऐसे एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर, सिंपल सर्किट हो गया एकदम। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये ई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है मैक्सिमम करंट थ्रू आर, तो मैक्सिमम करंट थ्रू आर तो टी बराबर 0 पर ही होगा, है ना, इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, आई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, ई कितना हो गया 1.68 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, एंड आर इज गिवन टू अस, आई थिंक आर दिया हुआ होना चाहिए, हाँ आर दिया हुआ है 1.4 ओम एंड सी नॉट इज 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1.4, तो ये मेरे हिसाब से ये सीधा सीधा कट रहा है और ये हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर पूछ रहा मैक्सिमम चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू मैक्स, किसके बराबर होगा, सी वी के बराबर होगा, सी नॉट इंटू ई के बराबर। ठीक है, और सी नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 5 माइक्रोफैरेड, तो
5 into 10 to the power minus 6 into E. E is 1.68 into 10 to the power minus 6. So this will be 84 आएगा ये, है ना। तो ये हो गया 8.4 into 10 to the power minus 12 कूलम, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, टफ तो ये भी नहीं है, मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है ना, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। ये हमारे पास में पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। पानी जो भरा हुआ है और इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हमको गिवन है ए, ठीक है। तो यदि मैं कंटेनर के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो इस पॉइंट पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ए, ऐसे अलोंग द इंक्लाइन लगेगा ये, अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। और इस जी को रिजॉल्व करूंगा तो g/√2 इस तरफ आएगा, ठीक है, और g/√2 इस तरफ आएगा, ठीक है। तो यदि मैं अलोंग द इंक्लाइन की बात करूं तो अलोंग द इंक्लाइन जो मेरा आ गया, अलोंग द इंक्लाइन जो इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, इस तरफ मैं ऐसा मान सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन हो गया इसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में जो इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ कितना बच्चों, a माइनस g/√2, ओके, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए हम जब 1 से 2 मूव करेंगे तो बेसिकली मुझे बस इसी एक्सेलरेशन से मतलब है जो अलोंग द इंक्लाइन है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं P1 और P2 में क्या रिलेशन लिखेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगी √2d के बराबर, ठीक है। ये डिस्टेंस √2d के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारा P2 होगा वो बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस रो मल्टीप्लाइड बाई a माइनस g/√2 एंड मल्टीप्लाइड बाई √2d, ठीक है। तो यहां से जो, अब देखो इसमें इस ऑप्शन को पढ़ते हैं, इन्होंने एक टर्म डिफाइन की है बीटा, और बीटा को यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, बीटा किसके बराबर है, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, है ना। ये क्वेश्चन है कि बीटा इक्वल टू 0 व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/√2, यहाँ पर एक्सेलरेशन g/√2 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन g/2 है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन g/2 है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कि यदि मैं a को g/√2 के बराबर कर दूंगा, है ना, यदि a g/√2 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा, और P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये जो बीटा है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के बराबर। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पूछा है a जब g/2 होगा तो क्या होगा, है ना। तो जब a g/2 के बराबर होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। आप यहाँ पर a को g/2 के बराबर पुट कर दो, जब ऐसा पुट करोगे आप तो यहाँ से P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी एकदम करेक्ट हो गया। इसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है, ना डिफिकल्ट है, करने लायक सवाल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है वो मैग्नेटिज्म, मतलब ये फेवरेट बना होता है मैग्नेटिज्म में, वही चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होता है उसके ऊपर जेई बार बार सवाल पूछता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। इन्होंने 2 पार्टिकल दिए हुए हैं, एक तो अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, इसका मास हो गया m, ठीक है, और इसका जो चार्ज है वो हो जाएगा 4e, सॉरी 2e, जिसका चार्ज है वो चार्ज हो जाएगा 2e, ठीक है। और एक हमारे पास में सल्फर आयन है, एस आयन है, सिंगली आयनाइज्ड है, तो इसका मास जो होगा सल्फर का वो हो जाएगा 32m, और इसका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा E, ठीक है। इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, और रेडियस का रेशियो पूछा है। तो बेटा रेडियस जो होता है, रेडियस उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस होता है mv/qb, ठीक है।
अब v होता है स्पीड, या फिर इसको अपन लोग ये भी लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यूबी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, क्यूबी के बराबर होता है, तो दैट इज अंडर रूट 2m इंटू क्यूबी, ठीक है, and divided by qb. If a charged particle q is accelerated in a potential difference v, then its kinetic energy comes out to be qv. Okay, so kinetic energy is qv here. तो जो रेडियस है बच्चों यहाँ से, वो रेडियस आ गई हमारे पास में, प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है बस, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई इसकी रूट m बाई क्यू के बराबर, ठीक है। तो r पूछा इसने सल्फर का और अल्फा का, तो r सल्फर अपॉन r अल्फा, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ms अपॉन m अल्फा इंटू मल्टीप्लाइड में q अल्फा अपॉन qs, ठीक है। तो देखो यहां से कितना आएगा ये ms अपॉन m अल्फा, ms इज 32, ओके, m अल्फा इज मास इसका जो होगा वो 2He4 4m के बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 4, ओके, एंड दिस विल बी q अल्फा विल बी इक्वल टू 2, एंड जो q सल्फर होगा वो 1 के बराबर, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ से दैट इज 4 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम इजी कैटेगरी में रखेंगे, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद में ये सवाल है रोटेशन का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, आप थोड़ा सा सवाल को समझिए। सवाल ने क्या बोला है ना कि हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है, ऐसे एक रॉड है, और ये रॉड ऐसे ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ठीक है। इस रॉड पर की जो लेंथ है वो लेंथ हमको दी हुई है ए, ओके, और इस रॉड के ऊपर क्या है ना कि एक डिस्क है, वो डिस्क ऐसे रखी हुई है ऐसे, और वो डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट भी 4 ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना था, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये डिस्टेंस a/4 दी हुई है, ठीक है। तो जब हम लोग L निकालेंगे तो L हमको निकालना पड़ेगा एक बार रॉड का, फिर एक बार डिस्क का, ठीक है ना। तो जो नेट L होगा, L हो जाएगा L रॉड प्लस L डिस्क, है ना। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, I ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ma²/3 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, है ना। रॉड का तो यही होगा I इंटू ओमेगा, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ma²/3 इंटू ओमेगा। और जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो देखो डिस्क का जो है ना सेंटर भी मूव कर रहा है, तो अपने को लिखना पड़ेगा r क्रॉस पीसीएम प्लस ICM ओमेगा, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो डिस्टेंस हो गई 3a/4, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, r क्रॉस p, है ना। तो r क्रॉस p तो यहाँ हो जाएगा, इसका मास तो m ही दिया हुआ है, ठीक है, इंटू इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, ओमेगा इंटू 3a/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई mv इंटू r, एंड r इज 3a/4। तो ये तो हो गया r क्रॉस pcm प्लस ICM ओमेगा, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ma²/2, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 ओमेगा, ठीक है। ये इसका आंसर। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो a नहीं है, इसकी रेडियस a/4 है, तो a/4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 ओमेगा, ठीक है। तो जो इसका L आ जाएगा वो L आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा ये ma² ओमेगा, अंदर आएगा 1/3 प्लस 9/16 प्लस यहां से आ जाएगा ये 16 32 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए ma² ओमेगा, नीचे एलसीएम आएगा 48, ठीक है। ये हो जाएगा 16 प्लस दिस इज 27 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो जो L आ गया वो आ गया हमारा 49 ma² ओमेगा अपॉन 48, ठीक है। इन्होंने ओमेगा को ये ओम से रिप्रेजेंट किया है, तो इन्होंने बोला है n की वैल्यू पूछिए, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 49, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका 49, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग, है ना, ना ज्यादा बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा आसान है, मॉडरेट सवाल ज्यादा पूछे इस बार जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये इस पेपर का 49, ठीक है। देखिए इस सवाल में क्या बोला इन्होंने कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना,
उसको प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड होलो स्फेरिकल कंटेनर। ठीक है, एक होलो स्फेरिकल कंटेनर है ऐसे, उसके सेंटर पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। इसका जो टेम्परेचर है वो T इक्वल टू 0 पर 200 केल्विन है। टेम्परेचर जो है 100 केल्विन हो जाता है T1 टाइम में, घटेगा टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 200 केल्विन इनिशियल था, है ना, और यहाँ का टेम्परेचर 0 केल्विन दिया हुआ है। तो लगातार क्या करेगा बेटा, हीट को इस तरीके से रिलीज करेगा। तो जब ये हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर लगातार क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर 200 से 100 होने में T1 समय लगता है और 100 से 50 होने में T2 समय लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि T1 समय पर टेम्परेचर 100 केल्विन होता है और T2 समय पर टेम्परेचर 50 केल्विन होता है। तो सवाल ने T2 अपॉन T1 का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन लोग, है ना, इसका टेम्परेचर तो लगातार वेरी कर रहा है ना, यदि इसका टेम्परेचर लगातार वेरी कर रहा है तो इसका टेम्परेचर किसी टाइम पर मान लेते हैं कि T हो गया है। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर T हो जाएगा तो इसका जो dq बाई dt है, dq बाई dt की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा EA इंटू टी की पावर 4। ठीक है, तो dt टाइम में ये कितनी हीट रिलीज करेगा, इट विल रिलीज हीट सिग्मा EA टी टू दी पावर 4 इंटू dt, और वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ms dt। माइनस ms dt इज इक्वल टू सिग्मा EA टी टू दी पावर 4 इंटू dt। ठीक है, तो dt अपॉन टी की पावर 4 that will be equal to sigma EA upon ms into dt। ठीक है, इस पूरी चीज को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, एक माइनस भी आएगा, है ना, इस पूरी चीज को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, k लिख देता हूँ इसको, और इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी टू दी पावर 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस k dt। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, है ना, इसमें t बराबर 0 पर इसका टेम्परेचर था 200 और किसी समय T1 पर इसका टेम्परेचर हो गया 100। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से इंटीग्रेशन से आ जाएगा -1/3 इंटू टी टू दी पावर 3, मतलब -1/3 नीचे डिनोमीटर में टी की पावर 3। लिमिट्स पुट कर देता हूं, माइनस को इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो यहां से आ गया 1/100 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3kT1, ये आएगा 3kT1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक बार वैल्यू पुट करेंगे तब जो dt अपॉन टी टू दी पावर 4 है, इसमें यहां से 200 से 50 लिखेंगे इसको, है ना, और ये हो जाएगा माइनस के dt 0 से T2। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, 1/50 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब एंड दैट विल बी इक्वल टू 3kT2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। यदि हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो यहां से, या फिर 2 में 1 का डिवाइड लगाओ, तो T2 अपॉन T1 की जो वैल्यू आएगी, T2 अपॉन T1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/50 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब अपॉन 1/100 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे 200 क्यूब से डिवाइड कर दो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, तो 64 माइनस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 2 क्यूब 8 और ये हो जाएगा -1। तो दिस विल बी 63/7 एंड द करेक्ट आंसर विल बी 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा टफ कैटेगरी में, हीट ट्रांसफर में इतने थोड़े से ज़्यादा इतने टफ सवाल जनरली नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा टफ कैटेगरी में रख दूंगा। एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है। ठीक है बच्चों, तो एनालाइज कीजिए, सीखिए कि क्या हमने गलतियां की हैं। ठीक है, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से पेपर हुआ है। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।